नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का बच्चों भूगोल का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले बच्चों हमें अपने चैप्टर के नाम का अर्थ समझना है। भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक का अर्थ होता है बच्चों किसी क्षेत्र की आकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, ये होता है भौतिक स्वरूप का अर्थ। तो हमें समझना है कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। जैसे कि भारत की आकृतियाँ किस किस तरह की हैं, जैसे कहीं पे मैदान है, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, द्वीप हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में समझना है। परिचय देखते हैं सबसे पहले बच्चों अपना। इस चैप्टर में बच्चों हमें कई टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि हमें पढ़ना है उत्तरी मैदान, हिमालय, पठार, द्वीप। तो इन एक एक करके इन टॉपिकों को हम बहुत इजी वे से समझेंगे बच्चों, लेकिन आपको सबसे पहले इस लेक्चर को पूरा देखना होगा, तभी आपकी ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इजी वे से हम इस चैप्टर को करेंगे बच्चों, और ये जो नोट्स हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अपने चैप्टर का परिचय देखते हैं। आप सभी ने अभी तक पढ़ा होगा बच्चों, और पिछला एक चैप्टर किया था हमने भूगोल का ही। तो भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए, भारत की जो विशालता क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत विश्व के 7वें नंबर पर आता है भौगोलिक क्षेत्रफल में। यानी कि विशालता के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर आता है विश्व के देशों में। तो इसी तरह से भारत एक विशाल और भौगोलिक विविधता भारत के अंदर पाई जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो लोग रहते हैं बच्चों, वहाँ के जो निवासी होते हैं, स्थानीय निवासी, वो अपने क्षेत्र की भौगोलिक संरचनाओं से पूरी तरह से परिचित होते हैं बच्चों। उन्हें अपने क्षेत्र का जो भूगोल होता है, जो वहाँ पहाड़, नदी, समुंदर, समतल, जो भी जिस तरह का भी वो क्षेत्र होता है, वो उससे परिचित होते हैं। जैसे कि कोई हिमालय क्षेत्र में रहता है तो वो बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों से, घाटियों से परिचित होता है, जबकि मैदानों में रहने वाले जो लोग हैं बच्चों वो उपजाऊ और समतल भूमि से परिचित होते हैं। और ये विविधताएं ही हैं जो भारत को एक अनोखा देश बनाते हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना बच्चों, वो विश्व में किसी दूसरे देश की नहीं है। हमारे देश में हर कोने में आपको भौगोलिक दृष्टि से हर जगह कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। जैसे एक जगह ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके रहते हैं पूरा साल। दूसरी तरफ देखें तो हम पश्चिम की तरफ देखें राजस्थान को, तो वहाँ पे तपता रेगिस्तान है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, रेत ही रेत और शुष्क जलवायु। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इस रेगिस्तान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। कहीं पे द्वीप पाए जाते हैं, कहीं पे समतल मैदान पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मिलकर भारत को एक अनोखा देश बनाती हैं। इतनी तरह की प्राकृतिक विविधताएं किसी अन्य देश में बच्चों आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेंगी। भारत का जो भौतिक स्वरूप है बच्चों, इसमें देश की प्रमुख आकृति इकाइयों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम देखें, सबसे ऊपर से अगर हम शुरू करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का उल्लेख होता है, जो देश के उत्तर में स्थित है। और इसमें बच्चों विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ मौजूद हैं। और इसके बाद आता है उत्तर भारत का मैदान, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये समतल क्षेत्र है बच्चों, और कृषि के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत उपजाऊ और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में बच्चों, अगर वो क्षेत्र उपजाऊ है तो वहाँ पे प्राचीन समय से ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दक्षिण की ओर अगर हम चलते हैं बच्चों तो हमें मिलता है प्रायद्वीपीय पठार, जो कठोर चट्टानों से और बहुत प्राचीन भारत का भूभाग ये है। ज़मीन का ये बहुत प्राचीन टुकड़ा भारत का है, जिसको हम दक्षिण भारत कहते हैं। और यहाँ पर खनिज संपदा भी भरपूर है बच्चों, चाहे वो लौह अयस्क हो, कुछ और अन्य खनिजें हों, तो वो भी प्रचुर मात्रा में इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर पश्चिम में फैला हमारा थार मरुस्थल। इस तरह का जो ये देख रहे सकते हैं आप बच्चों पिक्चर में, ये हमारा थार मरुस्थल है, ये पश्चिम में है। और यहाँ की अभी मैंने आपको बताया जो जलवायु है वो बहुत शुष्क जलवायु है, रेतीली मिट्टी है। इस मिट्टी में बच्चों कृषि बहुत मुश्किल से होती है, या कृषि इस क्षेत्र में होती ही नहीं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इस क्षेत्र में आपको कोई पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे।
तो ये मिट्टी, ये थार मरुस्थल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है बच्चों। और भारत के अगर दोनों ओर देखें तो आप देखेंगे कि पश्चिमी तट जो थोड़ा सा नैरो है, संकीर्ण है, और पूर्वी तट थोड़ा चौड़ा है और डेल्टाओं से बना हुआ है। डेल्टा होते हैं बच्चों जब नदियाँ आती हैं बहती हुई और वो समुद्र में मिल जाती हैं तो वो अपने पीछे बहुत मिट्टी, गाद, बजरी छोड़ देती हैं और जिनसे धीरे धीरे करके डेल्टा बन जाते हैं। और ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं बच्चों कृषि की दृष्टि से, और यहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस चैप्टर के अंत में हम अध्ययन करेंगे बच्चों भारत व द्वीप समूहों का। भारत के जो द्वीप समूह हैं उनको हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम में अरब सागर जिसे अरेबियन सी भी हम कहते हैं, और इसमें पाया जाता है हमारा लक्षद्वीप समूह, जो पर्यटन दृष्टि से, जो घूमने फिरने के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत का है, यानी कि एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भारत का है। इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता न केवल प्राकृतिक संसाधनों की वजह से बच्चों यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है, बल्कि भारत की कृषि, जनसंख्या, संस्कृति और जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जो व्यापार वगैरह हमारे देश से होता है, उनको भी ये भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों अपना हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरह के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिमालय पर्वत, कई बार आपने ये नाम सुना होगा, कई कहानियों में, कविताओं में, इसी को हमें पढ़ना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारा जो हिमालय पर्वत है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बच्चों। कुछ इस तरह से हमारा बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो हमेशा साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं, तो इसी हिमालय को हमें इस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है। हिमालय पर्वत बच्चों, हिमालय पर्वत एक पर्वत नहीं है बच्चों, बल्कि ये बहुत सारे पर्वतों की एक श्रृंखला है। ये भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है और इसमें पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे युवा यानी कि यंगेस्ट पर्वत श्रृंखलाओं में इसको गिना जाता है। बहुत ही यंगेस्ट पर्वत श्रृंखलाएं भारत के हिमालय में पाई जाती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैला हुआ है बच्चों, जो देश को शीत हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती है बच्चों सर्दियों के मौसम में, और वो बहुत ठंडी और शुष्क हवाएं होती है, जिसको हिमालय भारत में प्रवेश नहीं करने देता और उनको रोक देता है। नहीं तो भारत में अगर हिमालय पर्वत ना होना बच्चों, तो भारत में और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है सर्दियों के मौसम में। और हिमालय एक प्राकृतिक दीवार की तरह से काम करता है, जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और उन मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। भू आकृति की दृष्टि से भी हिमालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, बल्कि ये भारत की नदियों का स्रोत है। जो जितनी भी नदियाँ बच्चों भारत में मोस्टली बहती हैं ना, वो सभी हिमालय से निकलती है। हिमालय पर जो बर्फ़ धीरे धीरे करके पिघलती है, उन्हीं से साल भर बहने वाली नदियों को पानी मिलता है। तो हिमालय पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हमारी जलवायु को भी नियंत्रित करता है और प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र है। प्राकृतिक संसाधन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, धूप, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्हें संसाधन इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इनका हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम अपनी ज़रूरत के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, उसको संसाधन कहा जाता है। और प्रकृति से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आपको 10th में ये बहुत डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। और हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक हमारा हिमालय है बच्चों। हिमालय की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं बच्चों कि हमारे हिमालय का विस्तार कहाँ तक हुआ है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। वास्तव में जो हमारा हिमालय होता है बच्चों, जहाँ पूरा साल भर बर्फ़ जमी रहती है, धूप नहीं निकलती और बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बच्चों। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिन में भी ऐसा रहता है जैसे कि रात है, और बर्फ़ से ये बिल्कुल ठंड, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा रहता है, और यहाँ पे इस तरह से बर्फ़ जमी होती है बच्चों पूरा साल।
और ये बर्फ ही हमारे साल भर जो नदियां बहती हैं उसके लिए उत्तरदायी हैं। हिमालय पश्चिम में लद्दाख से लेके बच्चों, हिमालय पश्चिम में लद्दाख से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लगभग ये 2400 किलोमीटर लंबा है। अगर लद्दाख से लेके और हम अरुणाचल प्रदेश तक इसको मापते हैं तो इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई है बच्चों वो 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक मापी गई है। यह पर्वत 3 समांतर श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है बच्चों। पहला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिका, और इनके बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है बच्चों। भारत का जो हिमालय है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है बच्चों, यानी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की ही है, जिसके भीतर भारत की और विश्व की अनेक प्रसिद्ध चोटियां आती हैं। हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं है बच्चों, बल्कि एक संयुक्त भू आकृति है, यानी कि जुड़ी हुई एक भू आकृति है जो भूभर्गीय दृष्टि से भी अभी भी सक्रिय है। हमारा जो हिमालय है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो बन रहा है बच्चों, अभी भी वो सक्रिय है। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हमारा हिमालय का सबसे ऊपरी भाग, जिसको कहा जाता है हिमाद्री भी कहा जाता है और उसको महान हिमालय भी कहते हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारा हिमालय है वो आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा होगा बच्चों, ये सभी ये जो क्षेत्र है ये हमारे हिमालय का क्षेत्र है बच्चों। यहाँ लद्दाख से लेके बच्चों और अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक हमारा हिमालय फैला हुआ है। ये उत्तर से लेके उत्तर पूर्व तक अरुणाचल प्रदेश तक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे जो ऊपर का हिस्सा है बच्चों उसको महान हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। फिर इससे नीचे आता है हमारा, इससे जो नीचे आता है बच्चों वो है हमारा हिमाचल, और उससे नीचे आती है शिवालिका। इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो महान हिमालय या हिमाद्री यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और प्राचीनतम श्रेणी है बच्चों, जिसकी जो औसत चौड़ाई है वो 6000 मीटर से भी अधिक है, और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है बच्चों। साल भर मैंने आपको बताया ये बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर भी स्थित हैं। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है बच्चों, ये आप देख सकते हैं नक्शे में, आप कई बार मैप में फिल करना आता है आपके एग्जाम में, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भारत के सिक्किम में स्थित है और नेपाल के सीमा बॉर्डर पर स्थित है। ये भारत के अंदर है ज़्यादातर, तो इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है कंचनजंगा। और इससे थोड़ा आगे आप देख सकते हैं ये है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है बच्चों, जो नेपाल में आता है। ये सबसे ऊंची चोटी भारत की है कंचनजंगा, और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 8558 मीटर है। और इसी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और ये नेपाल में है बच्चों। आप देख सकते हैं मैप में ये दोनों पास पास में है। इस श्रेणी में अन्य प्रसिद्ध शिखर भी हैं बच्चों, जैसे कि नंदा देवी। नंदा देवी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में है। नंदा देवी, कामेट, नमचा बारवा, डोलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, ये सभी नेपाल में आती हैं बच्चों। और हिमाद्री भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा भी है बच्चों। यहीं से भारत में जो नदियां मुख्य रूप से बहती हैं, पानी भारत में आता है, यहीं से आता है बच्चों। और यहाँ से अनेक नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये हिमाद्री से निकलने वाली 3 मुख्य नदियां हैं बच्चों। हिमाचल का मध्य भाग, जिसको हम हिमाचल कहते हैं, और हिमालय का है ये मध्य भाग। ये हिमाद्री और शिवालिका के बीच में स्थित है बच्चों, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक है, और चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर होती है। ये जो क्षेत्र है बच्चों यहाँ पे अधिछतित और परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ कई सुंदर घाटियाँ भी पाई जाती हैं बच्चों, जैसे हमारी कश्मीर घाटी वो इसी क्षेत्र में आती है, मध्य हिमालय में। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कई बार आपने इनकी खूबसूरती के, इनके प्राकृतिक दृश्यों के बारे में सुना होगा। तो ये घाटियाँ इसी क्षेत्र में आती है, हिमाचल के क्षेत्र में, मध्य हिमालय में।
और इस क्षेत्र की जो ढलानें होती हैं वो खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है बच्चों। यहाँ पे मुख्य रूप से सेब, चाय, केसर जैसी खेती की जाती है बच्चों। इस तरह की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से होती है। और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा जाए बच्चों तो ये क्षेत्र हमारा बहुत समृद्ध है। यहाँ पे कई सारे तीर्थ स्थान हैं, बहुत तरह के पर्व मनाए जाते हैं और कई भाषा भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा शिवालिका। ये सबसे निचला भाग है हिमालय का, जिसको शिवालिका कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, पाटलिदून, ये हिमालय के सबसे निचले भाग में आते हैं। जो हिमाचल का जो क्षेत्र होता है बच्चों वो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, घने जंगल होते हैं और इन्हीं में जो हमारी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, वो इन्हीं क्षेत्रों में आती है बच्चों। और जो हमारी शिवालिका है बच्चों वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। पहाड़ों की जो ऊंचाई है बच्चों वो थोड़ा सा कम हो जाती है हिमाचल की बजाय, और कुछ ऐसी थोड़ी थोड़ी जगह होती है समतल सी, कुछ थोड़े थोड़े जगह में जहाँ पे घर बसाए गए हैं, बिल्डिंगें बनाई गई हैं, नदियाँ बहती हैं, कुछ झीलें यहाँ पे हैं। तो ये वो क्षेत्र है बच्चों जो देहरादून, पाटलिदून क्षेत्र में आता है। ये कुछ इस तरह का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है सबसे निचले हिमालय में। जो दून वाली हिमालय की सबसे निचली और नवीनतम श्रेणी है बच्चों ये, और इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर तक पाई जाती है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई बजरी, गाद और कंकड़ों से हुआ है बच्चों, जिससे ये भूस्खलन के लिए भी अति संवेदनशील है। यहाँ पे भूस्खलन भी बहुत जल्दी जल्दी आपको न्यूज़ में सुनाई देता होगा बच्चों। यहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत संवेदनशील ये क्षेत्र होते हैं बच्चों। यहाँ पे जो दून घाटियाँ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं बच्चों, और यहाँ पे पाई जाने वाली जो घाटियाँ हैं उनको दून घाटियाँ कहते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटलिदून और कोटलिदून। इन क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं और अनेक जंगली जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जो जीव जंतु किसी भारत के अन्य या दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते, वो जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अपना उत्तर पूर्वी हिमालय। जो पूर्व की तरफ हमारा हिमालय है उसको हमें पढ़ना है। इसको कहा जाता है बच्चों उत्तर पूर्वी हिमालय, जो हमारा ये उत्तर में भी है और पूर्व में भी है। अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ असम, मेघालय, सिक्किम, ये देख सकते हैं आप, ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं बच्चों। तो ये फैला हुआ है, इसको अब हमें पढ़ना है। पूर्व में हिमालय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों तक फैला हुआ है बच्चों। और यहाँ की जो पर्वतीय हैं, घाटियाँ हैं जो ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हैं और संकरी हैं, नैरो हैं यहाँ पे। और इन क्षेत्रों में विशेष नामों से पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, जैसे पाट के पहाड़ियाँ पाई जाती हैं नागालैंड में, लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में, और जैसे खासी, गारो, जयंतिया ये मेघालय में पाई जाती है। ये अलग अलग नाम है बच्चों इनके। और ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का अर्थ होता है बच्चों जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है बच्चों, सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं क्षेत्रों में होती है। हिमालय के पूर्वी हिस्सों में नदियां अधिक बहती हैं और ये क्षेत्र अधिक नम और वनाच्छिद होते हैं, यानी कि यहाँ की जो जलवायु काफ़ी नम है और बहुत ज़्यादा जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है बच्चों। और ये सेवन सिस्टर यहाँ पे बहुत तरह की नदियाँ बहती हैं, बहुत जंगल यहाँ पे हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे समतल भूमि आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो समतल भूमि है वो सिर्फ असम में आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, असम में। बाकी सारा पहाड़ी एरिया है बच्चों। इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है भारत के पूर्वी हिस्से को। फिर हिमालय का महत्व क्या है बच्चों, हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है बच्चों, उनको एक प्राकृतिक दीवार की तरह से भारत उन हवाओं को भारत में नहीं प्रवेश करने देता, हमारा हिमालय उनको रोक देता है। फिर है नदी स्रोत। भारत की जो मुख्य नदियां हैं बच्चों, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वो यहीं से निकलती हैं, हिमालय से ही निकलती हैं। वन और औषधि, हिमालय में बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु और ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं बच्चों जो बहुत औषधीय गुण उनमें होते हैं।
और वनस्पति से भरपूर है। कृषि और सिंचाई, हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानों को सिंचित करती हैं बच्चों। जो हमारे उत्तर के मैदान हैं जिन पर ज़्यादा खेती की जाती है, वो इन नदियों से ही संभव हो पाती है। फिर सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे हिमालय का बच्चों। यहाँ पे हमारे चार धाम जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश, शिव से जुड़े हुए बहुत तीर्थ स्थल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी बहुत मान्यता है भारत के अंदर। और सैन्य दृष्टिकोण से भी देखा जाए बच्चों तो हिमालय भारत की सुरक्षा रेखा है, भारत को सुरक्षित करने वाली एक रेखा है। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारा उत्तरी मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये ऐसा क्षेत्र है जहां भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। तो उत्तर का मैदान क्या है बच्चों? उत्तर भारत का मैदान भारत की सबसे भौगोलिक संरचनाओं में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाओं में से एक है बच्चों ये। और ये मैदान उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन द्वारा इस स्थान को बनाया गया है हजारों सालों से। और देश की सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है बच्चों, और यहीं पर जनघनत्व ज़्यादा पाया जाता है। जो भी क्षेत्र होगा बच्चों जो नदियों के किनारे होते हैं वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है, और उपजाऊ क्षेत्र के कारण वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। जिस क्षेत्र में कृषि ज़्यादा की जाएगी बच्चों वहाँ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ये क्षेत्र भारत की 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी जमा करके बनाया गया है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है बच्चों जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, और हजारों वर्षों से इन नदियों के बहने से और बाढ़ों के आ जाने से ये जो क्षेत्र है ये समतल क्षेत्र का निर्माण हुआ है बच्चों। भौगोलिक विशेषताएं उत्तरी मैदानों की देखते हैं बच्चों कि उत्तर का जो मैदान है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर से 240 से 320 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यहाँ ये एक संघन आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और भारत की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि भी यहीं पाई जाती है बच्चों। यहाँ की मिट्टी हर वर्ष नदियों द्वारा लाकर जमा की जाती थी, जिससे ये क्षेत्र निरंतर उत्पादक और पुनर्नवीन बना रहता है बच्चों। निर्माण की प्रक्रिया, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं बच्चों वो भारी मात्रा में गाद, रेत, बजरी लाकर इन मैदानों में जमा करती हैं, और इन तलछटों के बार बार जमने से इन समतल और विस्तृत मैदानों का निर्माण हुआ है। मैदानों की यह बनावट उन्हें नदियों और प्राणियों के लिए अनुकूल बनाती है, जिससे जो ये क्षेत्र है बच्चों ये सिंचाई के लिए, कृषि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उपयुक्त है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं बच्चों ये हमारे उत्तरी मैदान है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। ये यहाँ से लेके राजस्थान से लेके आसाम तक हमारा जो है बच्चों उत्तरी मैदान फैला हुआ है। इन राज्यों में हमारा उत्तरी मैदान फैला हुआ है, और ये कृषि की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिट्टी है बच्चों नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, और वो जो मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है वो बहुत उपजाऊ होती है और वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन क्षेत्रों में हमारा उत्तरी मैदान फैला हुआ है। आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है इन उत्तरी मैदानों का? तो यह क्षेत्र भारत का कृषि हृदय क्षेत्र है बच्चों, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है बच्चों, क्योंकि ये जो समतल भूमि है और समतल भूमि के साथ साथ ये उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता और कृषि के लिए अनुकूल जलवायु है, जिससे इस क्षेत्र की जो मृदा है वो बहुत उपजाऊ बनी हुई है। ये क्षेत्र भारत के खाद्यान्न उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है बच्चों। विशेष रूप से यहाँ गेहूँ, धान, गन्ना और दालें, इस तरह की खेती यहाँ पे की जाती है बच्चों, क्योंकि ये समतल भूमि है और बहुत उपजाऊ भूमि है। मैदानों में नदियों के किनारे बसे शहर और व्यापारिक केंद्र, जिन केंद्रों से व्यापार होता है बच्चों उनको कहते हैं व्यापारिक केंद्र, और यातायात के मार्ग, औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से भी ये जो मैदान है उत्तर के मैदान ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राकृतिक संरचना के आधार पर विभाजन,
तो उत्तर के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है पश्चिमी भाग, जिसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। दूसरा है मध्य भाग, गंगा का मैदान। और तीसरा है पूर्वी भाग, ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसे कि आपने देखा नक्शे में कि ये जो राजस्थान है ये पहला भाग है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जो है ये दूसरा भाग है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल ये तीसरा भाग है, और असम जो है बच्चों वो चौथा भाग है, जो ब्रह्मपुत्र के बहकर आने से बना हुआ है। पश्चिमी जो भाग है, पंजाब का जो मैदान है बच्चों, ये हिस्सा मुख्य रूप से सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है और इसका अधिकांश भाग अब पाकिस्तान में स्थित है बच्चों। ये क्षेत्र प्राचीन सिंधु सभ्यता का भी केंद्र रहा है बच्चों। और भारत में जो भाग आता है वो पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य भाग, जिसको कहा जाता है गंगा का मैदान, यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा और उपजाऊ मैदान है बच्चों। ये क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। जैसे मध्य भाग गंगा का मैदान, तो गंगा के द्वारा मुख्य रूप से इसको बनाया गया है, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा। यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के प्रमुख हिस्से आते हैं। और यहाँ खाल, ओल्ड रिवर चैनल्स बने हुए हैं बच्चों, जो बलुआ मिट्टी, उपजाऊ मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वी जो भाग है बच्चों मैदानों का, वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान और ये असम में फैला हुआ है। ये भाग पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। मैप में कई बार बच्चों इनको फिल करना भी आपको दिया जाता है, जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आपको उस स्थान की जानकारी होती है तो साथ साथ आपका जो है मैप भी तैयार हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखें। ये क्षेत्र अत्यंत नम और दलदली होते हैं बच्चों। दलदल यहाँ पे ज़्यादा होती है असम वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे बाढ़ बहुत आती है, बाढ़ग्रस्त ये क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जो भूमि है वो अत्यंत उपजाऊ होती है, परंतु हर साल जब बाढ़ आती है तो उसके कारण भी कृषि की काफ़ी हानि होती है। ये मैदान असम राज्य में विशेष रूप से फैला हुआ है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों। इन मैदानों में अत्यंत समतल भूमि पाई जाती है और इतनी समतल है कि 100 किलोमीटर तक ऊंचाई में कई मीटर से भी अधिक भिन्नता नहीं पाई जाती। यहाँ की नदियाँ कभी कभी अपना मार्ग बदलती हैं, जिससे नई शाखाएं बनती हैं, और नदी द्वारा छोड़ी गई पुरानी शाखाओं से बनी संरचना को खाल कहते हैं बच्चों। जब नदी बहती है और नदी बहते बहते कई शाखाओं में बट जाती है, और जो पुरानी शाखाएं होती है, जो नदी का जो रास्ता बन जाता है बच्चों, उसको खाल कहा जाता है। बाढ़ आने पर नदियाँ अपने किनारों पर बालू और मिट्टी जमा करती हैं, जिससे बाढ़ के मैदान बनते हैं, और जहाँ नदी की धाराएं बट जाती हैं उन्हें दोआब कहते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारी गंगा इस तरह से बह के आती है बच्चों और यमुना की इस तरह से बट जाती है, तो जब एक नदी इस तरफ चली गई और एक नदी इस तरफ चली गई, तो जो ये बीच का क्षेत्र होता है बच्चों, इसको दोआब कहा जाता है। और ये दोआब बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है बच्चों, बहुत उपजाऊ क्षेत्र ये होता है, जैसे गंगा यमुना का दोआब। उत्तर भारत के मैदान का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है उत्तर भारत का मैदान बच्चों? क्योंकि ये भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों, और ये क्षेत्र कृषि उत्पादन, बाजार, परिवहन और व्यापार के लिए भी मुख्य केंद्र है बच्चों। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण शहर और बंदरगाह स्थित हैं, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। यहाँ ये जो मैदान है बच्चों, ये नदियों, नहरों और भूमिगत जल की उपलब्धता के कारण सिंचाई के लिए अनुकूल है। यहाँ पे सिंचाई प्रॉपर हो जाती है, इतना पानी यहाँ पे होता है। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं बच्चों? प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों जो 3 जगह से तो समुद्र से घिरा होता है और एक जगह से मिट्टी से, भूमि से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको कहा जाता है बच्चों प्रायद्वीपीय। और पठार इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि वो समुद्र से ऊपर उठा हुआ होता है, समतल होता है और ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए उसको पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार कौन सा क्षेत्र है बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार भारत की भू आकृति स्वरूप का सबसे प्राचीन, स्थायी और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। ये भारत के दक्षिण
उच्च भूमि क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे देश की आधारशिला कहा जाता है। फाउंडेशन ब्लॉक इसको कहा जाता है बच्चों, और यह भूगर्भीय दृष्टि से भारत का सबसे पुराना, अगर प्राचीनतम देखा जाए भारत का कोई हिस्सा, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे पुराना स्थलखंड है बच्चों, जो करोड़ों वर्षों पूर्व भूगर्भीय हलचलों से निर्मित हुआ है। भौगोलिक विस्तार इसका देखते हैं बच्चों कि कहाँ तक फैला हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो पठार है बच्चों, ये त्रिभुजाकार का है और ये उत्तर में विंध्य से सतपुड़ा पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में नीलगिरी, पश्चिमी और पूर्वी घाटों तक फैला हुआ है। पूर्वी घाटों तक फैला हुआ है बच्चों, और ये त्रिभुजाकार का है। और इसकी जो उत्तरी सीमा में विंध्य, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियाँ आती हैं, जो उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है बच्चों, जो विंध्य, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियाँ आती हैं। ये पठार पूर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में और पश्चिम में अरावली श्रृंखला से घिरा हुआ है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो श्रृंखला है बच्चों, वो राजस्थान में स्थित है और वहाँ से लेके छोटा नागपुर तक ये क्षेत्र घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर ये पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों से घिरकर समुद्र तक पहुँचता है बच्चों। हम नक्शे में देखते हैं बच्चों, देखिए ये क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसको प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहते हैं बच्चों कि ये जो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं मैप में कि ये 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को बच्चों प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और ये जो इसके पीछे वाला हिस्सा है, इसको जो समुद्र के किनारे लगता है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। और जो ये पूर्व की तरफ ये लगता है, इसको पूर्वी घाट तटरेखा कहते हैं बच्चों। और ये हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि ये इस साइड से भी समुद्र से घिरा है बच्चों, इस साइड से भी समुद्र से घिरा है और नीचे से भी समुद्र से घिरा है, और त्रिभुजाकार का ये बन रहा है। आप देख सकते हैं भारत के मैप में ये त्रिभुजाकार का बना हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। क्योंकि ये बहुत पठार इसलिए कहते हैं बच्चों इसको, क्योंकि ये समुद्र से ऊपर ऊंचा उठा हुआ है। और प्रायद्वीपीय इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। तो ये पठार जो है बच्चों उत्तर पश्चिम का भाग है, उत्तर पश्चिम का ये भाग है पठार। इसके गठन और संरचना कैसे हुई है बच्चों, ये पहले हम देखते हैं। इस तरह से कुछ पठारों की जो देखने में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों, पठार कुछ इस तरह से, ये कुछ रेड कलर का होता है, इसमें लोह अयस्क ज़्यादा होता है तो इसलिए इसका कलर ऐसा होता है। ये बहुत मजबूत होता है बच्चों और बहुत करोड़ों सालों पहले ये बना हुआ है। भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों। तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो इसकी संरचना और इसका गठन कैसे हुआ बच्चों, ये जो पठार है बच्चों ये मुख्यतः क्रिस्टलीय कठोर और आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि अग्नि तत्व वाली जो चट्टानें हैं उनसे बना हुआ है, और इसी के कारण इनका जो रंग है आपको लाल लाल दिखाई देता है। ये अत्यंत मजबूत होती हैं बच्चों, और ये क्षेत्र गोंडवाना भूखंड का अवशेष है और भूगर्भीय दृष्टि से ये अत्यंत प्राचीन है, बहुत पुराना है। यहाँ पर चट्टानों के बीच खनिजों की भरपूर मात्रा पाई जाती है बच्चों, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि। इस पठार के अंदर अनेक ऊंचे पठारी खंड, दर्रे और छोटी बड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दर्रे होते हैं बच्चों पहाड़ों के बीच में से कट के थोड़ा सा आने जाने का रास्ता होता है, जहाँ से लोग आने जाने का रास्ता बना लेते हैं, उसको दर्रे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र देखते हैं हम, ये मध्य उच्च भूमि है बच्चों। ये पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है जिसमें मालवा, बुंदेलखंड, भंगेलखंड और आसपास के क्षेत्र शामिल है। देख लिया आप, बुंदेलखंड पठार है ये और ये भंगेलखंड पठार है। इसकी जो ढलान है वो आमतौर पर उत्तर पूर्व की ओर है बच्चों, उत्तर से पूर्व की ओर इसकी ढलान है, जिससे नदियाँ जैसे चंबल, सिंध, केन, बेटवा इसी दिशा में बहती हैं। और चंबल नदी की जो गहराई से कटी घाटियाँ हैं वो वेटलैंड इस क्षेत्र की विशेषता है। ये क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है बच्चों, और यहाँ पर भूमिगत जल और काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है।
दक्कन का पठार, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये है दक्कन का पठार, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है बच्चों। इसका विस्तार उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में यानी कि यहाँ तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इसकी जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम जो इसका भाग है बच्चों, वो काफ़ी, ये वाला जो भाग है इसका काफ़ी ऊंचा है, और जिससे नदियाँ पूर्व की तरफ, नदियाँ इस तरह से बहती हैं बच्चों, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस तरफ इसमें नदियाँ बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं। यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं बच्चों गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये नदियाँ पश्चिम से बच्चों पूर्व की ओर बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। विशेष संरचनाएं बच्चों, इस पठार की कई घाटियाँ, दर्रे, अवसाद, पठारी दर्रे और जलप्रपात, यहाँ पानी के जो स्रोत हैं वो मिलते हैं। और शिव समुंदर जलप्रपात और जोग फॉल्स जैसे जलप्रपात यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ घाट क्षेत्रों में बसी बस्तियाँ समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी ये सहायक रहे हैं ये क्षेत्र बच्चों। आर्थिक और सामाजिक महत्व क्या है इन क्षेत्रों का, इन प्रायद्वीपीय पठारों का? तो आर्थिक क्षेत्र भी और सामाजिक दृष्टि से भी बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक दृष्टि से देखते हैं कि खनिज संसाधनों का भंडार है ये क्षेत्र, और भारत के खनिज संसाधनों का आधार है, जैसे कोयला, लौह, एस्क, मैग्जीन और बॉक्साइड। कृषि के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि ये जो काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है बच्चों, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल, कपास के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। उद्योग और ऊर्जा, कोयले के भंडार होने के कारण थर्मल पावर प्लांट और इस्पात उद्योग यहीं पे विकसित हुए हैं बच्चों। संस्कृति का केंद्र, यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और स्थापत्य कला का भी केंद्र है बच्चों। स्थापत्य कला का केंद्र, यहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर पाए जाते हैं बच्चों। मंदिरों के निर्माण को, मंदिरों के किलों के निर्माण को ही स्थापत्य कला कहा जाता है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा रिच कल्चर साउथ का पाया जाता है। बहुत बड़े बड़े और विशाल मंदिर यहाँ पे पाए जाते हैं। लगभग 10,000 साल पुराने मंदिर भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा भारतीय मरुस्थल। अब चलते हैं हम मरुस्थल की ओर, और जिसको कहा जाता है थार मरुस्थल, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बच्चों, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। दूर दूर कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, फिर बड़े बड़े रेगिस्तान के मैदान दिखाई देंगे। तो इस तरह का हमारा थार मरुस्थल दिखाई देता है बच्चों, और ये भारत के इस क्षेत्र में है बच्चों। इस क्षेत्र में राजस्थान और थोड़ा सा कच्छ गुजरात में है, और कुछ हिस्सा बच्चों आप देख सकते हैं इस लाइन से, ये हमारा बॉर्डर है, और इसके परे यानी कि ये पाकिस्तान में भी होता है। भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं बच्चों, भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। ये भारत का पश्चिम भाग है बच्चों, ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है, और ये दक्षिणी भाग है। तो जो हमारा मरुस्थल है बच्चों वो पश्चिमी भाग में आता है, पश्चिम में स्थित है, और ये रेतीला भौगोलिक क्षेत्र है बच्चों। ये राजस्थान राज्य के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है, और भारत पाकिस्तान की सीमा के पास भी स्थित है। इसका एक भाग पाकिस्तान में भी है बच्चों। भौगोलिक स्थिति और विस्तार, भारतीय मरुस्थल की सीमा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से शुरू होती है बच्चों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर है बच्चों, और उसके पश्चिम से ये रेत, जो ये रेगिस्तान है, ये रेत का जो एरिया है ये शुरू हो जाता है, और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में फैला हुआ है, विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे जिलों में है। यह क्षेत्र कच्छ के रण गुजरात तक भी पहुंचता है बच्चों। यहाँ पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ और असमतल होती है, समतल नहीं होती है बच्चों, एक जैसी नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है। जलवायु यहाँ की जो होती है बच्चों वो काफ़ी शुष्क होती है, बहुत सूखी हुई जलवायु यहाँ की होती है, और यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। और गर्मियों में अत्यधिक तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ का तापमान होता है बच्चों, और सर्दियों में भी तापमान में भारी गिरावट देखी जाती है, यानी कि कड़ाके की ठंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू कहा जाता है बच्चों।
यहाँ के जो आम लोग हैं उन गर्म हवाओं को लू कहते हैं, इनको लू कहा जाता है। ये राजस्थान में चलती हैं। यहाँ पर स्थायी नदियाँ नहीं होती बच्चों, यहाँ पे कोई स्थायी नदी है जो साल भर बहती रहे, ऐसी कोई यहाँ पे नदी नहीं है। केवल मौसम में, बारिश के मौसम में कुछ जलधाराएं मिलती हैं। मृदा और स्थल आकृति कैसी है बच्चों यहाँ की जो मिट्टी है बच्चों, आपने देखा कि वो रेतीली है, सैंडी है, और ज़्यादातर क्षेत्र में बड़े बड़े बालू के टीले होते हैं। बालू के टीले यहाँ पे होते हैं। एक जगह से उड़ के रेत हवा जब चलती है तो वो दूसरी जगह पे जाके टीला बना लेती है। रेतीले तूफान आम है यहाँ पे, और जो मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं बच्चों। जल निकासी की सुविधा लगभग नहीं है बच्चों, न के बराबर है, और जिससे जब बाढ़ आती है वर्षा के समय में कई बार, तो उससे भूमि का कटाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि रेतीली भूमि है, पानी के साथ बह जाती है। जल स्रोत और सिंचाई, इस क्षेत्र की मुख्य नदी लूनी नदी है बच्चों, जो एक मौसमी नदी है, पूरा साल नहीं बहती है और वर्षा के मौसम में ही बहती है। सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे बनाई गई है, जिसको राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट कहते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो सतलुज नदी से जल लाकर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचित करती है बच्चों। जो सतलुज नदी है बच्चों, वो तिब्बत से निकल के हिमाचल में बहती हुई पंजाब से होते हुए वो सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, और उस नदी से पानी लेके राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसमें आता है। इंदिरा गांधी नहर के कारण अब कई मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेती संभव हो पाई है बच्चों। इस नहर के कारण कुछ क्षेत्रों में अब कृषि की जाने लगी है। वनस्पति और जीव जंतु कैसे होते हैं बच्चों? तो यहाँ की जो वनस्पति है वो रेगिस्तानी प्रकार की होती है बच्चों। जैसे यहाँ पे कैक्टस, कांटे वाले पेड़, कैक्टस, थोर, बबूल, कीकर, ये कांटे वाले पेड़ होते हैं बच्चों, ये यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जानवरों में हम देखें तो ऊँट, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये सभी आप जानते होंगे। फिर गीदड़, लोमड़ी और कुछ अन्य प्रकार के पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे गिद्ध, कोए, चील। गर्मी और जल की कमी के कारण यहाँ मानव जीवन काफ़ी कठिन है बच्चों, और इसी कारण जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि कृषि उपजाऊ नहीं है, पानी का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है राजस्थान में या थार मरुस्थल में। अगला है बच्चों आर्थिक और सामाजिक महत्व। तो पारंपरिक जीवन शैली, यहाँ के लोग जो होते हैं वो घूमत चरवाए होते हैं, जो अपने जीव जंतुओं को, जो उनके पालतू पशु होते हैं, गाय, भेड़, ऊँट, उनको लेके ये घूमते रहते हैं, इसलिए इनको घूमत चरवाई कहते हैं। और इनमें कुछ कारीगर और पशुपालक भी होते हैं। कृषि में परिवर्तन, नहरों की वजह से अब यहाँ पे कपास, जवार, बाजरा, गन्ना आदि की खेती भी संभव हो पाई है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो थार का रेगिस्तान, ऊँट की सवारी और जैसलमेर का किला इन सब के लिए विश्व विख्यात है बच्चों। यहाँ से दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो देखने के लिए इन क्षेत्रों को आते हैं। नमक उत्पादन, कच्छ का जो क्षेत्र है हमारे थार मरुस्थल का, वो खारे पानी से नमक का उत्पादन होता है बच्चों। नमक का उत्पादन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या होते हैं बच्चों? देखिए, ये हमारा भारत का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, और इसके किनारे पे जो आपको ये तिरछी तिरछी लाइनें दिख रही हैं बच्चों, ये है बच्चों तटीय मैदान। इन क्षेत्रों को कहा जाता है तटीय मैदान। और ये है पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो थोड़ा नैरो है बच्चों, यानी कि संकीर्ण है, और पूर्वी जो तटीय मैदान है वो चौड़ा है, फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं गुजरात के पश्चिम से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। तो तटीय मैदान भारत के दक्षिण में स्थित है बच्चों, ये हमारे दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में फैला हुआ है। जो अरब सागर, ये हमारा अरेबियन सागर है बच्चों, और ये हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। ये मैदान भारत के प्रायद्वीपीय पठार की ढलानों से समुंदर तक फैला हुआ है। भौगोलिक विस्तार, भारत की जो तटीय रेखा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। तो भारत की तटीय रेखा बच्चों 7,516 किलोमीटर लंबी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह हैं
उनकी भी जो तटीय रेखा है वो भी इसमें इंक्लूड है बच्चों। टोटल मिला के ये 7,516 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें मुख्य भूभाग लगभग 6,100 किलोमीटर का है। जो ये भूभाग है ना, मुख्य भूभाग बच्चों, ये है लगभग 6,100 किलोमीटर का। बाकी जो इसमें ऐड हुआ है वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह का। तटीय मैदान दो भागों में विभाजित किए गए हैं बच्चों, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अगर आपके मैप में फिल करना आ जाए तो ये गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, ये है बच्चों पश्चिमी। और यहाँ से कुछ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ इस तरह से ऊपर ये आता हुआ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये यहाँ तक आता है। ये होता है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान बच्चों। पश्चिमी तटीय मैदान, ये मैदान पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है बच्चों, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है और ये अपेक्षाकृत संकरे हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है बच्चों वो नैरो हैं और पूर्व के जो तटीय मैदान है बच्चों वो चौड़े हैं। उनकी जो चौड़ाई है वो 100 से 120 किलोमीटर होती है। इनमें कई बार डिफरेंस आता है बच्चों कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर बताएं। ये जो क्षेत्र है बच्चों पश्चिमी तटीय मैदान, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। और जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है बच्चों वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसके 3 भागों में इसको बांटा गया है बच्चों। पहला है इसका कोंकण तट जो महाराष्ट्र से गोवा तक है, फिर कर्नाटक तट जिसको कनारा तट भी कहा जाता है, और तीसरा है इसका मालाबार तट जो केरल का है। इसे 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। पूर्वी तट को उत्तर सरकार तट ओडिशा और आंध्र का, और कोरोमंडल तट तमिलनाडु का। यहाँ पर छोटे बंदरगाह, बैकवाटर, खाड़ीनुमा जलराशियाँ होती है, जैसे लैंगुनू और कई खाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, इनका निर्माण होता है। और केरल के तटों पर वेम्बनाड झील और अन्य बैकवाटर पर्यटन और मछली पालन यहाँ पे किया जाता है। और पूर्वी तटीय मैदानों में बच्चों नदियों द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं। जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं बच्चों और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। जब मान लीजिए कि नदी इस तरह से बह के आ रही है बच्चों और वो यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में, तो वो कुछ इस तरह की आकृति बनाएगी अपने रेत और बजरी से। ये त्रिभुजा आकार की कुछ आकृति बनती है और इसी को डेल्टा कहा जाता है बच्चों। तो ये गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, ये पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती हैं। तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है बच्चों, ये एग्जाम में कई बार फिल करना आता है, या सुंदरबन डेल्टा क्या है ये आपसे पूछा जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और ये डेल्टा जो बच्चों ये बांग्लादेश में है ज़्यादातर, और कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में है। इसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, और ये बहुत उपजाऊ है। फिर आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है बच्चों, तो मत्स्य उद्योग यानी कि मछली पालन और व्यापार, क्योंकि तट का एरिया है बच्चों तो यहाँ पे बंदरगाह हैं और प्राचीन समय से ही ये व्यापार के केंद्र रहे हैं। तटीय क्षेत्र मछली पालन और समुद्री व्यापार के केंद्र रहे हैं। पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो गोवा, केरल, पुरी जिसको जगन्नाथपुरी हम कहते हैं, ये उड़ीसा में है और यहाँ पे जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है, ये भी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये बहुत प्रसिद्ध समुद्री पर्यटन स्थल इन मैदानों में पाए जाते हैं। खेती और उपजाऊ भूमि, विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदानों में बच्चों डेल्टों की वजह से खेती के लिए बेहद उपजाऊ मिट्टी ये होती है। और सांस्कृतिक कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अनेक प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं बच्चों। तीर्थ स्थान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सांस्कृतिक परंपराएं इन तटीय मैदानों में पनपी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को बनाती हैं बच्चों। मुख्य भौगोलिक वितरण में एक टॉपिक है बच्चों, लास्ट है हमारा द्वीप समूह। तो द्वीप समूह किसे कहते हैं बच्चों, एक ऐसा क्षेत्र होता है बच्चों जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और छोटा क्षेत्र होता है, तो इसको द्वीप समूह कहा जाता है। महाद्वीप समूह होते हैं बच्चों बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हों,
जैसे कि हमारा एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये बड़े बड़े महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप दुनिया में हैं और उनमें से एक महाद्वीप एशिया है जो सबसे बड़ा है, जिसमें हमारा भारत आता है। और द्वीप समूह होते हैं बच्चों इस तरह के, आप देख सकते हैं मैप में, इस तरह से छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं और ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। तो इन द्वीपों को ही द्वीप समूह कहा जाता है बच्चों, इन द्वीपों को ही द्वीप समूह कहा जाता है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और हमारा लक्षद्वीप समूह है, वो इन छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ही बने होते हैं बच्चों। तो इन्हीं को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त देश के समुद्री क्षेत्र में कई द्वीप समूह स्थित हैं बच्चों। जो भारत की भौगोलिक सीमा, समुद्री संपदा जो यहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, जीव जंतु, पेड़ पौधे, समुद्र में जो पाए जाते हैं वो संपदा, और पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय विविधता होती है बच्चों उस क्षेत्र में पाई जाने वाला वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वहाँ की जो जलवायु होती है वो एक अलग पारिस्थितिक तंत्र बनाता है जिसमें अलग तरह के जीव जंतु होते हैं बच्चों, और इसी को कहा जाता है पारिस्थितिक विविधता। और सुरक्षा व्यवस्था में भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे समुद्रों की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये द्वीप समूह मुख्य रूप से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं। भारत के मुख्य द्वीप समूह, सबसे पहले बच्चों हमारा आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं बच्चों। मैप में मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का कोई मैप नहीं है, मैप यहाँ इंक्लूड नहीं है बच्चों, तो मैं आपको, ये बे ऑफ बंगाल में है और बे ऑफ बंगाल में ये दक्षिण, उत्तर दक्षिण में स्थित हैं बच्चों। और ये द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और इसमें लगभग 572 द्वीप हैं बच्चों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं बच्चों जिनसे ये मिलकर बने हुए हैं, और इनमें से कई निर्जन हैं, यानी कि जहाँ पे कोई व्यक्ति ही नहीं रहता। कुछ तो ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता, बस जीव जंतु पेड़ पौधे ही हैं वहाँ पे। और इसको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की जो संरचना है मुख्यतः ज्वालामुखीय और पर्वतीय, यहाँ पर पर्वत और ज्वालामुखी पाए जाते हैं बच्चों। बैरन द्वीप जो भारत के अंडमान में स्थित है बच्चों, एकमात्र भारत का ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, यानी कि जो फटता रहता है। सक्रिय उसको कहते हैं जो अपना कार्य करता रहे। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों जो अंडमान में स्थित है। यहाँ पर घने वर्षावन, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत घने वर्षावन यहाँ पे पाए जाते हैं। समृद्ध जैव विविधता, यानी कि जीव जंतुओं की ऐसी ऐसी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं बच्चों जो दुनिया के किसी और अन्य क्षेत्र में, या यूँ कहिए विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में पाई ही नहीं जाती। समुद्री जीवों की भरमार यहाँ पे होती है। ये क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों भारत के लिए। भारत का दक्षिणम स्थल, जो सबसे दक्षिण पॉइंट भारत का है, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है बच्चों। और ये 2004 में जब सुनामी आई थी, इसका ज़्यादातर हिस्सा बच्चों पानी में जलमग्न हो गया है, यानी कि डूब गया है पानी में। अब ज़्यादा हिस्सा इसका दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका पानी में डूब चुका है। लेकिन ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है बच्चों, और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बच्चों। फिर है हमारा लक्षद्वीप समूह, ये अरब सागर में स्थित है बच्चों, भारत के पश्चिम में। ये द्वीप समूह भारत के दक्षिण पश्चिम में है और अरब सागर में है। ये कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना है बच्चों, जिनमें से अधिकांश छोटे और निम्न ऊंचाई वाले हैं। इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों से, कोरल रीफ से हुआ है बच्चों। ये समुद्र में कुछ पहाड़ से बने हुए होते हैं बच्चों, उस तरह से बने हुए इनको कहा जाता है प्रवाल भित्तियाँ। समुद्र के निचले हिस्से में ये बने हुए होते हैं जिनको कोरल रीफ कहा जाता है। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ से बना हुआ है। और इसमें सिर्फ 10 द्वीप ऐसे हैं बच्चों जिन पर लोग रहते हैं, बाकी द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं, वो निर्जन है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है, और यहाँ की जो राजधानी है वो कवरेती है बच्चों। लक्षद्वीप की राजधानी कई बार जीके में पूछा जाता है, एसएससी वाले एग्जाम में, तो इसकी जो राजधानी है वो कवरेती है।
यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ, लैगून और उथले जल पाए जाते हैं बच्चों, जो पर्यटन, मछली पालन और समुद्री जीव जंतुओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और यहाँ की जो संस्कृति है वो मुख्यतः इस्लामी संस्कृति है। मछली पालना और नारियल आधारित कृषि के लिए ये जाना जाता है। द्वीप समूहों का महत्व क्या है बच्चों, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये द्वीप समूह हमारे लिए? तो पहला तो ये रणनीतिक सुरक्षा देते हैं। ये द्वीप भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं बच्चों, जल क्षेत्र है, उसके रक्षा में सहायक होता है। फिर यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों, जो भारत को एक अनोखा देश बनाती है जैव विविधता के मामले में। यहाँ की समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, प्रवाल भित्तियाँ और दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पर्यटन विशेष रूप से अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए, भारत के जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, भारत के जो पर्यटक हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और समुद्री संसाधन जैसे कि मछली पालन, नमक, शंख, मोती जैसी समुद्री उत्पाद यहाँ से मिलते हैं। जो असली मोती होता है बच्चों, रियल पर्ल होता है, वो समुद्रों से पाए जाते हैं बच्चों, और वो बहुत कीमती होते हैं। तो संस्कृति और जनजातीय, ये जो द्वीप हैं बच्चों, ये अपनी संस्कृति और जनजातियों के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत तरह की विविधता यहाँ पाई जाती है, भाषाओं में, संस्कृति में, और ये इन सभी का संरक्षण क्षेत्र बने हुए हैं बच्चों हमारे द्वीप। निष्कर्ष है बच्चों कि भारत, हम सभी ने देखा कि भारत की कितनी अलग अलग तरह की भौगोलिक आकृतियाँ हैं, और यही भारत को दुनिया में सबसे अलग और अनोखा देश बनाती हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप विविधताओं से भरा हुआ है बच्चों, जिसको हम कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। वो शायद जिस कवि ने, जिस लेखक ने इसको लिखा होगा, वो भारत की इन भौगोलिक संरचनाओं को बहुत अच्छे से जानता होगा, और ये उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है बच्चों। तो विस्तृत समतल मैदान भी इन्हीं प्राचीन और कठोर पठारों में पाए जाते हैं। तपते हुए मरुस्थल भी यहीं पे हैं, शांत तटीय मैदान भी यहीं पे हैं, और दूर दराज के द्वीप समूह भी भारत की इन आकृतियों में स्थित हैं। इन भौगोलिक इकाइयों की अपनी अपनी विशिष्टता और अपनी अपनी विशेषता है बच्चों, जो मिलकर भारत को एक भू आकृति चमत्कार बनाते हैं, एक अनोखा चमत्कारी देश इसको बनाते हैं भौगोलिक स्थिति के कारण। और हर भू आकृति क्षेत्र का न केवल प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, बल्कि वह भारत की संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक विविधताओं को भी दर्शाता है बच्चों। हिमालय जहाँ जलवायु और नदियों का स्रोत है, जहाँ पे पूरा साल बर्फ जमी रहती है, वही मैदान है जहाँ कृषि का आधार है, और पठार खनिजों के लिए जाने जाते हैं। मरुस्थल जो मानवीय संघर्ष का प्रतीक है, जहाँ पे मानव जीवन जीना एक कठिन और संघर्षपूर्ण है, वहीं पर तटीय मैदान और द्वीप भी हैं, जो भारत की समुद्री पहचान और जैव विविधता के प्रतीक हैं। इस प्रकार भारत का भौतिक स्वरूप न केवल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाता है बच्चों, प्राकृतिक सुंदरता दिखाता है, बल्कि ये विविधता का परिचायक भी है। बल्कि ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार अलग अलग भू आकृति स्थितियाँ मिलकर एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती हैं। कितनी अलग अलग तरह की भौगोलिक संरचना विविधता भारत के अंदर पाई जाती है, और वो एक देश के रूप में परिणित हो जाती हैं, जिसको भारत कहा जाता है। थैंक यू बच्चों। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।